Hello guys and welcome back once again to the platform of RJ Academy Junior। RJ Academy Junior के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया है गाइस। अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग के लेक्चर ज़रूर देखिएगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंप्लीट थ्योरी एक बेहतरीन सीक्वेंस के अंदर आपको पढ़ाई जा रही है, तो आपको उसे सीक्वेंस के अंदर ही फॉलो करना है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग सीख चुके हैं कंप्लीट टेबल के अंदर आपके पास जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर प्लेस होते हैं। कंप्लीट थ्योरी क्लास हम लोगों ने ली और उस क्लास के बाद आप लोगों के पास 2 टेस्ट मिलेंगे आपको, लेवल 1 और लेवल 2 टेस्ट। मैं आपको एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि आरजे अकेडमी के ऊपर आपको मिलने वाला है कंप्लीट सपोर्ट फॉर एवरी चैप्टर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। एवरीथिंग जो भी आप लोगों को चाहिए ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल अभी आपका क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है जर्नी इनसाइड द एटम, तो इस चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले मिलती हैं भैया थ्योरी क्लासेस, है ना। थ्योरी लेक्चर्स आपको मिलेंगे एंड आई थिंक इस चैप्टर के अंदर टोटल आपके पास 10 लेक्चर्स आने वाले हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 2। ऐसे ही अभी और भी लेक्चर्स आएंगे एंड हर एक लेक्चर के बाद आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2 टेस्ट, है ना। 2 टेस्ट मिलेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2 टेस्ट। लेवल वाइज ये टेस्ट है। पहले टेस्ट के अंदर आपके पास बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली ये चेक करेगा कि आपने लेक्चर ध्यान से देखा भी है, जो भी कॉन्सेप्ट मास्टर ने आपको बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गए हैं क्या। एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चंस आपको लेवल नंबर 1 में देखने को मिलेंगे, लेकिन लेवल नंबर 2 में आपको देखने को मिलेंगे सुपर हार्ड क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, जिसको करने में मज़ा भी आएगा, समय भी लगेगा, कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे और एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को यहाँ पर आएगा। तो एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ, 2 टेस्ट उसके ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। जिन भी लोगों ने ऐप को अपलोड नहीं किया है प्लीज़ आप सभी लोग आरजे एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जस्ट प्ले स्टोर पर जाना है, आरजे एकेडमी की ऐप को आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। वहीं पर ही आपको ये सारे नोट्स मिल रहे हैं, वहीं पर ही आपको ये सारे टेस्ट मिल रहे हैं, जो टेस्ट आप लोगों को टाइमली देना है। वीडियो सोल्यूशन की बात करी जाए तो आपको जो सोल्यूशंस हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। एक लेक्चर के सोल्यूशन वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि भैया किस तरीके से आपको वहाँ पर वीडियो मिलने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 के जो 2 लेवल के टेस्ट थे इनका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। एंड बाकी के लेक्चर के जो आपके पास सोल्यूशन वीडियो है उसको देखने के लिए आपको फिर ऐप के ऊपर जाकर उसको देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हर एक लेक्चर की बाद में एक रैपिड रिवीजन वीडियो आपको मिलेगी जहां पर सभी कंप्लीट थ्योरी को एक ही लेक्चर के अंदर 1 शॉट की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन 1 शॉट देखने का मज़ा तब है जब कंप्लीट थ्योरी क्लासेस आप लोगों ने देखी हो। अगर ये आपने नहीं देखा है तो 1 शॉट आपका कोई भी बेनिफिट नहीं करने वाला है। अच्छा, इसके अलावा एक ग्रैंड टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, हर एक लेक्चर का इंडिविजुअल चैप्टर का टेस्ट, है ना। यहाँ पर तो हर एक लेक्चर का टेस्ट हो रहा था, जब सभी लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद एक कंप्लीट टेस्ट, एक ग्रैंड टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। एंड अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास टाइमली पहुँचती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास बहुत सारे टाइप के एटम्स होते हैं जिनको आप एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 डिफरेंट पीरियड्स और 18 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस करते हो। पूरी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर देख ली है। अब अगर मैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट के सिंबल को ले आऊँ तो वो सिंबल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा लिखा होता है भैया एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल सिंबल। किसी भी एलिमेंट की आप बात करो, फॉर एग्जांपल आप अगर बात करते हो मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम का अपना एक सिंबल होता है, दैट इज़ बेसिकली Mg, है ना। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का अपना अपना सिंबल होता है। मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम का Na होता है, कार्बन का C होता है। तो मैंने जनरली यहाँ पर उसको बस X से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो X यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट की बात करोगे उसका सिंबल X की जगह आपके पास हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद X के नीचे और X के ऊपर आपको 2 नंबर देखने को मिलते हैं यार। जैसे मैग्नीशियम के नीचे यहाँ पर नंबर लिखा होता है भैया 12 और यहाँ पर लिखा होता है आपके पास 24। तो 2 नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन नंबर्स को हम लोग A और Z से बेसिकली डिनोट करते हैं एंड इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर आपको इस केमिकल सिंबल की बात करूँ तो पहली बात तो यार एग्जाम के अंदर ना आपको एक केमिकल सिंबल गिवन होता है। अगर हम जेई की बात करें, नीट की बात करें तो उस लेवल के ऊपर भी एग्जाम के अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस सिंबल की रिक्वायरमेंट है ना तो इस सिंबल आपको गिवन होगा। लेकिन इस सिंबल को रीड कैसे करते हैं, इस सिंबल से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, कैसे निकालते हो, वो सीखना है और वही हम लोग सीखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। या टोटल ना इस केमिकल सिंबल से आप 5 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें निकाल सकते हो।
जिसमें नंबर 1 है कि आप ये निकाल पाओगे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम में, सिंगल एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको ये सिंबल देता हूँ मैग्नीशियम का 12 और 24, तो आप इस सिंबल को देखकर ये पहचान पाएंगे कि यार मैग्नीशियम एलिमेंट के एक सिंगल मैग्नीशियम के एटम में टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। सिर्फ प्रोटॉन्स ही नहीं, आप प्रोटॉन्स के अलावा निकाल पाएंगे कितने आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स के बाद आप ये निकाल पाएंगे कितने आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप आप सबको पता हो कि एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, एटम के अंदर भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है ना, इनकी डिस्कवरी भी हम लोग इसी चैप्टर के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, इनसे हम लोग क्या निकालते हैं। उसके बाद इसकी डिस्कवरी को जब हम पढ़ रहे होंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो एक सीक्वेंस हल्का सा चेंज किया है मैंने, है ना। एनसीईआरटी के अंदर पहले उनकी डिस्कवरीज हैं, उसके बाद ये सब बातें हैं, बट हम पहले ये सब बातें पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कवरी को देखेंगे ताकि डिस्कवरी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये 3 एप्लीकेशन बड़ी सिंपल है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ साथ आप ये निकाल सकते हैं कि यार एक एटम का मास कितना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैग्नीशियम का सिंबल है, तो मैग्नीशियम एलिमेंट का जो एक मैग्नीशियम का एटम होगा, उस एटम का वेट कितना होगा। जैसे मान लो मेरा वेट 70 केजी है, तो इस एटम का वेट कितना होगा, है ना। आपका वेट जो भी होगा भैया 50 केजी, 55 केजी, तो एक एटम का वेट कितना होता है वो भी आप इस केमिकल सिंबल को देख के निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी के अलावा अगर आप लोग मोल वर्ड से थोड़े से वाकिफ़ हो, आप लोगों ने मोल वर्ड पढ़ा हुआ है पहले कभी, हालांकि इस चैप्टर के अंदर आगे जाकर मोल वर्ड आएगा, और मोल वर्ड को पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म सामने आती है, उसे बोलते हैं मोलर मास, है ना। तो ये मोलर मास भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस केमिकल सिंबल को देख के निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास सिंबल है तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास 5 चीज़ें भी आपके पास होंगी। आपको पता होना चाहिए कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ वन एटम क्या है या फिर उसका मोलर मास क्या है, और ये सभी चीज़ें हम लोग इस केमिकल सिंबल से ही निकालेंगे। अ टाइनी सिंबल कैन रिवील्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि ये जो एलिमेंट का सिंबल है, इस सिंबल में जो नंबर्स लिखे गए हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लोरीन का सिंबल लिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप सब लोगों ने क्लोरीन का सिंबल देखा होगा। ये सब नंबर्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन होंगे। जैसे कि आपको लिखा मिलेगा क्लोरीन C और L, एंड यहाँ पर लिखा मिलेगा 17, और यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको बेसिकली 37। तो जनरल नोटेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले को बोलते हैं Z और ऊपर वाले को बोलते हैं भैया A। जनरली नीचे वाले को बोलते हैं Z, ऊपर वाले को बोलते हैं भैया A। नीचे जो Z लिखा हुआ है, दिस Z इज बेसिकली नोन एज एटॉमिक नंबर, है ना। Z को हम लोग क्या बोलते हैं, Z को हम लोग बोलते हैं भैया एटॉमिक नंबर। आप सभी लोग प्लीज़ अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा, है ना। नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, लेकिन स्लाइड से पढ़ना इतना बेटर नहीं होगा आपके लिए। स्लाइड्स का यूज़ करो, अपने नोट्स खुद बनाइए ताकि बाद में आप उससे ठीक तरीके से रिविज़न भी कर पाएँ, राइट। चलिए, तो Z आपके पास क्या हो गया भैया, एटॉमिक नंबर। ऐसे ही A को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि सर जो एटॉमिक नंबर है ना वो A से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस कैपिटल A से समझते हैं कि एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। Z मीन्स एटॉमिक नंबर एंड A मीन्स मास नंबर। ये आपको एक तरीके से याद होना चाहिए। साथ में ये पता हो कि भैया जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वहीं पर ही अगर बात करी जाए मास नंबर की, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं आप इस मॉडल से वाकिफ़ हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस मॉडल को पढ़ा भी हुआ है। आपको पता है कि किसी भी एक एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, है ना। एटम के अंदर अगर बात की जाए तो किसी भी एटम के अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और नंबर 3 हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों आपके रहते हैं भैया न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक मोटी मोटी सी बात है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
हालांकि इन सब चीज़ों को हम आगे जाके बड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन एक हल्का सा आइडिया हम लोगों को पहले से भी होना चाहिए, है ना। मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक एटम है, एटम को बाय डिफ़ॉल्ट हम स्पेरिकल मानते हैं, ठीक है। एटम को बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं भैया, स्पेरिकल मानते हैं। तो इस एटम के बिल्कुल सेंटर में आप लोगों के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होगा, प्रोटॉन होगा, और कौन होगा भैया, न्यूट्रॉन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड भैया रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी के लिए बस याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, है ना, कितने प्रोटॉन्स हैं, उसे हम बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। सो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वेयर एज A इज इक्वल टू मास नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये दो बातें हैं। और जैसे मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर ये सिंबल है तो x की जगह यहाँ पर क्या आ गया भैया, क्लोरीन। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था आपके पास, जनरल कुछ ऐसा था कि x यहाँ पर होता है भैया, इधर होता है z, इधर होता है a। तो अगर ये सिंबल आप लोगों को मिला तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि x की जगह क्या है आपके पास, Cl है, z की जगह क्या है आपके पास 17 है, a की जगह आपके पास क्या है भैया 37 है। इस तरीके से हम सिंपल इस सिंबल को रीड करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं है ना, एक एक चीज़ निकालना सीखते हैं। जैसे कि मान लो यार, एग्जाम्पल के तौर पे हमें हर चीज़ समझनी पड़ेगी, हर एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर साथ में लेता हुआ चलूँगा। लेट्स से कि आपके पास एक सिंबल है भैया फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का सिंबल होता है F, नीचे की तरफ नंबर लिखा हुआ है 9 एंड ऊपर आपको देखने को मिलेगा 19। अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, जो Z है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। और अगर आपका एटम न्यूट्रल है ना, एटम के न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आप लोगों को पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की बात की जाए तो इनमें से 2 पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, और एक पार्टिकल ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे कि प्रोटॉन की बात करी जाए तो प्रोटॉन के ऊपर यस चार्ज होगा एंड द चार्ज इज +1 यूनिट। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। वेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितने होते हैं भैया, -1 यूनिट। यानी कि अगर एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है। चार्ज इज इक्वल बट द साइन इज अपोजिट। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एटम न्यूट्रल है, किसी एटम के न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना ही उसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर +10 है तो माइनस भी कितने होने चाहिए भैया, 10, तभी तो +10 -10 मिलके 0 बनेगा, है ना। तो अगर आपका एटम न्यूट्रल है ना, अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। और जब तक हम लोग चार्जेस का जिक्र ना करें तब तक आप लोगों को न्यूट्रल ही एटम्स को मान के चलना है। तो मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास भैया फ्लोरीन है और आपसे कोई पूछे इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो आप चेक करो इसका एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है। सर क्या होता है एटॉमिक नंबर भैया, वो जो बॉटम लेफ्ट में लिखा हुआ है, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे भैया, 9 होंगे। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे भैया, 9 ही होंगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो जितने प्रोटॉन्स होने चाहिए उतने क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर आपका एटम न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा ना भैया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे, या तो उससे कम होंगे या तो ज़्यादा होंगे, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रल है तो आपके पास दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। एक एग्जांपल और देखो, मान लो सल्फर का सिंबल दे देते हैं, नीचे की तरफ है 16, ऊपर क्या है भैया 32। कोई पूछे हाउ मेनी प्रोटॉन्स, सर जो जेड के है ना उसी के बराबर होगा। जेड कितना है, जेड है सर 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 16। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे आपके पास, 16, एग्जैक्टली सेम। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, वेरी सिंपल सर, सिर्फ सिंबल को देख के निकालना है। हाँ सर, सिर्फ सिंबल को देख के निकालना है। अब एक और नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ ये सीखते हैं कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें। तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले को ड्राइव करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए हमें अच्छे से पता है कि जो मास नंबर है ना, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो नंबर जो ऊपर की तरफ लिखा होता है, मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अगर बात की जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वो तो जेड के बराबर था, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पी की जगह जेड लिख सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन में पी की जगह जेड लिख दिया, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो क्या बन गया, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या निकल जाएगा, ए माइनस जेड।
अब आपको ज़्यादा ए में, जेड में, एन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कोई सिंबल गिवन होगा, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास लेट से आयरन का सिंबल गिवन है सर आयरन का सिंबल कुछ ऐसा होता है कि नीचे की तरफ नंबर है 26, ऊपर है 56। सर क्या ये नंबर मुझे याद करने हैं? नहीं, याद नहीं करने हैं, पेपर में गिवन होगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि यार इसके अंदर टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर। तो अभी अभी आपने देखा है फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड। ए क्या है, मास नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। मास नंबर ऊपर लिखा होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करना है। तो 56 माइनस 26, 56 माइनस 26, आंसर कितना आएगा सर, 30 आंसर आ जाएगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर, सिंपल 30 आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। और ये तीनों चीज़ें ना आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंबल को देख के निकाला है। सिंबल को कैसे रीड करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और यही हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर सीख रहे हैं। एक और वर्कड एग्जांपल यहाँ पर लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सिंबल मिल गया भैया ब्रोमीन का। अब देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है गिवन आइसोटोप। अब व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो अभी आप इस वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करें। बट मान लो कि आपके पास ये केमिकल सिंबल है, तो यहाँ से कैसे निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, वो जो नंबर नीचे लिखा हुआ है ना वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, यानी कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 35 आप लिखोगे सीधा सीधा। सर अगर ये न्यूट्रल है, तो इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसके अंदर, 35 ही होंगे सर। एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, सर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, मतलब यहाँ पर करेंगे सर 80 माइनस 35, और मेरे पास जो मेरा आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। वो आंसर मैंने आपके सामने यहाँ पर देखो निकाला भी हुआ है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 35। क्या चेक करना है, बस आपको चेक करना है कि सर एटॉमिक नंबर क्या है, लोअर लेफ्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, नीचे की तरफ लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है। अगला चेक करना है भैया इलेक्ट्रॉन्स, इसके बराबर होगा, अगर न्यूट्रल है तो बराबरी कर 35 कर दिया आप लोगों ने। अगर बात की जाए भैया किसकी, न्यूट्रॉन की, तो अपर माइनस लोअर, लेफ्ट साइड में जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है जो नीचे लिखा हुआ है आपस में माइनस कर दो, तो माइनस से क्या निकल जाएगा आपके पास, 45। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से आप एक और ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको सिंबल दे रहा हूँ भैया, ट्राई करना है इस चीज़ को, और कमेंट आप सब लोगों को कमेंट करना है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, जो बच्चे ये वीडियो देख, जिनको ये वाली बात समझ में आई है, वो जिंक के सिंबल को करके दिखा दो यार। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, और क्लास 9th में ना आप सिर्फ 20 पढ़ते हो, लेकिन हम लोग जिंक करेंगे, हम लोग देखिए भैया ब्रोमीन करेंगे, 35 नंबर है इसका। हम बड़े बड़े एलिमेंट्स करेंगे, ताकि 10th क्लास जो बड़ी सिंपल सी क्लास होती है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो हमें बहुत ही आसान लगने लग जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। अगली एप्लीकेशन है कि एक सिंगल एटम का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ एन सिंगल एटम। यार यहाँ पे ना पहले आप लोगों को मैं एक एनालॉजी समझाता हूँ कि चीज़ें हम कैसे करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लो यार मैं आपके सामने आ जाऊँ, एकदम से मैं आपके सामने आ जाऊँ और आप लोगों से पूछूं भैया कि आपका वेट कितना है, कितना है आपका वेट। तो आप अभी 9th-10th के अंदर पढ़ रहे होंगे, आपका वेट मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि यार आपका वेट आएगा 50 kg। ठीक है, आप जो मुझे जवाब देंगे वो क्या देंगे भैया, वो मुझे देंगे 50 kg, आप मुझे आंसर करने वाले हैं। एंड इसी बीच में आपको बोलूँ कि यार ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस ना अपने हाथों में रखो ऐसे, एंड बताइए मुझे इसका वेट कितना होगा। तो आप इस स्टाइलस को ऐसे हाथ में रखेंगे, आप कहेंगे सर ये मुझे बहुत हल्का सा लग रहा है, आई थिंक ये बस 50 या 100 ग्राम का होगा। तो मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं कि सर ये जो है ना, ये जो है वो मुश्किल से बस आपके पास 100 ग्राम का होगा। सर इसका वेट कितना है, सर इसका वेट है बेसिकली 100 ग्राम। ठीक है जी, 100 ग्राम का वेट होगा इसका। आप मुझे क्या रिपोर्ट करेंगे, आप मुझे रिपोर्ट करेंगे सर 100 ग्राम, आप मुझे इसको रिपोर्ट कर देंगे। कोई आपसे बोलेगा सर ये फ़ोन है मेरा भैया, है ना, इस फ़ोन का वेट कितना है, तो आप इस फ़ोन को उठाएंगे, सर हल्का है, ज़्यादा हैवी तो नहीं है भैया, आईफोन वाला ने काम बढ़िया कर रखा है, ज़्यादा हैवी नहीं है वेट इसका। तो आप कहेंगे सर मेरे को ना ये फ़ोन ज़्यादा भारी लगा, मुझे लगा है भैया ये मान लो किसी ना किसी एंगल से बस 650 ग्राम का होगा, है ना, 1 किलो का भी नहीं है, 650 ग्राम का मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन लगा। अच्छा मान लो कि आप घर पे खाना बना रहे हो, मैं मम्मी खाना बना रही है और मम्मी ने थोड़ा सा नमक लिया, एक छोटी चम्मच में मसालादानी के अंदर छोटा नमक लिया, नमक को लेंगे हल्का सा, कोई आपसे पूछे भैया उस नमक का वेट कितना है, तो नमक कितना लेते हो आप, थोड़ा सा डालते हो। मान लो कि आप लेट्स से कि आपने यार एक शिकंजी बना रहे हो, शिकंजी के अंदर आप नमक डाल रहे हो, तो 1 गिलास शिकंजी में कितना नमक डालोगे, थोड़ा सा। कोई पूछे कि उसका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर मैंने बहुत कम लिया है, अब पिंच ऑफ सोल्ट लिया है, मैंने बहुत कम लिया है, लेट्स से कि मैंने 20 मिलीग्राम लिया होगा, लेट्स से कि मैंने 20 मिलीग्राम सोल्ट लिया होगा, है ना। इस तरीके से आप मुझे चीज़ों को रिपोर्ट करोगे। अब देखिए ये एक जनरल तरीका है, इसी तरीके से आप लोग रिपोर्ट करोगे। आप कभी भी किसी से पूछना वो ऐसे ही रिपोर्ट करेंगे,
तो सर क्या दिक्कत है इसके अंदर? देखो यार, मैंने एक ह्यूमन बीइंग का वेट पूछा, मैंने आपसे आपका वेट पूछा, तो आपने क्या किया? आपने जब किसी ह्यूमन का वेट चेक करना है तो आपने क्या यूनिट इस्तेमाल करी? आपने यूनिट इस्तेमाल करी किलोग्राम। ठीक है सर, अच्छी बात है, हम करते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। जब मैंने आप लोगों से स्टाइलस का वेट पूछा, मैंने आपसे इस पेन का वेट पूछा, तो आपने ऑटोमेटिकली, है ना, मैंने नहीं कहा था आप लोगों से, हालांकि बोल मैं ही रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं रियलिटी पता है कि अगर कोई आपसे इस पेन का वेट पूछता तो आप 100 ग्राम ही बताते, मतलब आप इसके वेट को ग्राम के अंदर ही रिपोर्ट करते। हालांकि 100 ग्राम को किलोग्राम में बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे सर? बिकॉज मुझे पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर क्या होता है, 1000 ग्राम होते हैं जी, या फिर ये कह लो कि 1 ग्राम के अंदर 0.001 किलोग्राम होते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सिंपल हैं, दोनों बातें मुझे पता है अच्छे तरीके से। तो करने को तो हम ये भी कर सकते थे कि हम लोग इस 100 ग्राम की बजाय यहां पर इसको 0.1 kg बोल दें। बिल्कुल बोल सकते हैं सर, 0.1 kg और 100 ग्राम दोनों एक ही बात होती है। करने को हम ये भी कर सकते थे, जो बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर 50 kg मेरा वेट है, वो अपना वेट 50,000 भी बता सकता था इन द यूनिट ऑफ ग्राम, क्योंकि 50,000 ग्राम और 50 kg सेम बात है, दे आर इक्वल थिंग, है ना। ऐसे ही कोई आपसे कोई मोबाइल फ़ोन का वेट पूछे तो भैया मोबाइल फ़ोन का वेट भी जनरली आजकल आप ग्राम में ही बताते हैं, बिकॉज जितना हल्का होगा फ़ोन उतना बढ़िया होता है। तो कंपनी आजकल ग्राम के अंदर लिख रही है ना, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 700 ग्राम का फ़ोन आजकल निकल रहा है। तो मोबाइल फ़ोन को भी जब आप वेट करने बैठते हैं तो आप उसे जनरली ग्राम के अंदर वेट करते हैं। बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपसे पूछेगा किलोग्राम में तो आप बता देंगे इसका वेट बनेगा 0.650 किलोग्राम। यानी किसी भी चीज़ को किलोग्राम के अंदर भी मेज़र कर सकते हैं, ग्राम के अंदर मेज़र कर सकते हैं। अब मान लो वो जो आपका पिंच ऑफ सोल्ट जो आपने 20 मिलीग्राम लिया, भैया मिलीग्राम और भी ज़्यादा छोटी यूनिट हो गई। बच्चे बच्चे को पता है कि सर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, एवरीवन नोज इट। ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल दो कि सर 1 मिलीग्राम में 0.001 क्या होंगे, ग्राम होंगे। या फिर ये बोल दो सर कि 1 मिलीग्राम में 0.0000001 किलोग्राम होंगे। ये बात भी तो ठीक है, मिलीग्राम से ग्राम भी निकाल सकते हो, मिलीग्राम से किलोग्राम भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कोई यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहे कि सर मुझे 20 मिलीग्राम लिखना है, तो 20 मिलीग्राम भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। या फिर करने को वो बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि सर मैं 20 इंटू में 10⁻⁻6 किलोग्राम बोलूँगा इसको। आप ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये बोलो या ये बोलो, बात क्या है, बराबर, बिल्कुल बराबर बात है भैया। तो किसी भी चीज़ के वेट को आप अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एवरीडे लाइफ में हम बहुत स्मार्टली यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझसे वेट पूछ रहा है 50-60 किलो के आदमी का, तो मैं उसको किलोग्राम के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, है ना। जब कोई मेरे से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम पूछ रहा है तो मैं उसको ग्राम के अंदर करता हूँ, बिकॉज किलोग्राम में इनको लिखूंगा तो बड़ा अजीब सा दिखता है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। 0.1 kg यार, इससे अच्छा मैं 100 ग्राम बोलूँगा, है ना। मैं बोलूँगा 0.65 kg, इससे बढ़िया भैया मैं ग्राम के अंदर वेट कर लूँगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ 20 mg की, तो मैं इसको mg के अंदर मेज़र करता हूँ भैया, क्योंकि किलोग्राम में बड़ा अजीब सा लगेगा। किलोग्राम में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। अब सोच के देखिए कि हमने क्या किया, ये हम लोगों ने बड़े स्मार्टली यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया, और इन यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करना हमको ज़्यादा अजीब नहीं लगता, क्योंकि ये यूनिट्स हम लोग बड़े आसानी से बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। कोई चीज़ अगर हल्की है, बहुत ही हल्की है, तो मिलीग्राम में, थोड़ी सी भारी हुई ग्राम में, और भारी हुई किलोग्राम में, और भारी होगी तो आप टन के अंदर मेज़र करते हो। याद है वो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो यहाँ से वहाँ पर सामान को लेकर जाते हैं, उनकी लोडिंग कैपेसिटीज़ टन में लिखी होती है ना। 20 टन का ट्रक है, 30 टन का ट्रक है। जितना आप लोग हैवी सामान जाते जाओगे उसी की यूनिट चेंज होती जाती है। जितना आप लोग लाइट एलिमेंट की तरफ जाते जाओगे तब भी यूनिट चेंज होती जाती है ना। बिकॉज अगर आप इतने छोटे वेट को किलोग्राम में मेजर करने बैठे तो लिखना बड़ा अजीब हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आपके पास कोई एक अजीब सी वेइंग मशीन होती, एक जादुई वेइंग मशीन होती, और उस वेइंग मशीन के ऊपर आप एक एटम का वेट कर रहे होते, एक सिंगल एटम का वेट कर रहे होते, तो उस एटम का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस एटम को बाय डिफ़ॉल्ट एक एटम में यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर कोई जनरल एटम नहीं होता, बल्कि मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का ही एटम होता, तो हाइड्रोजन एटम का जो वेट होता है, जो खाली सिंगल एटम का जो वेट होता है,
भैया वो वेट जो निकल कर आया वो निकल कर आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वेट आपके पास आता है किस चीज़ का? एक हाइड्रोजन के एटम का। नाउ दिस इज अ वेट ऑफ अ सिंगल हाइड्रोजन एटम। जैसे आप यहां पर भी देखो यार, मैंने यहां बताया था आपसे वेट क्या हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6 kg। तो मैंने क्या यूज़ किया? मैंने 20 mg यूज़ कर लिया। क्यों यूज़ करें 20 mg भैया? क्योंकि आपके पास एक mg के अंदर क्या होता है 10⁻⁻6 kg होता है। तो 10⁻⁻6 kg को मैंने mg से एक नई यूनिट से मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एटम का वेट है भैया, ये एटम भी बड़ा कम है। तो अगर मैं इसको ग्राम में लिखने बैठा तो भैया लिखना बड़ा बड़ा अजीब हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटम इतना है, हीलियम का भी इसके आसपास ही होगा, है ना, बेसिकली बाकी सब एटम का भी इसके आसपास ही होता होगा। तो यहाँ पर भी एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, एक नई यूनिट की ज़रूरत है। अब वो नई यूनिट बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, बिकॉज इस यूनिट को हम पहली बार क्लास 9th के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत हल्की होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी तो उसके लिए एक नई यूनिट बनती है, उसे बोलते हैं AMU, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है। कोई बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया तो उसको मिलीग्राम के अंदर भी नहीं, बल्कि मैं एक नई यूनिट यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मेज़र करूँगा। और इतनी हल्की चीज़ें क्या होती हैं? एटम्स। एटम्स बहुत हल्के होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। अगर वो बहुत हल्के हैं तो उसके लिए हम लोग मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लिखने में बड़ा अजीब लगेगा। इसीलिए हमने एक नई यूनिट का निर्माण किया जिसका नाम होता है AMU। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? तो भैया जो हाइड्रोजन का एटम का वेट है ना, देखिएगा जरा ध्यान से, बड़ी कमाल की चीज़ है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसी नंबर को 1 AMU क्यों बोला गया। लेकिन अभी के लिए आप ये बात याद करिए कि हाइड्रोजन के एटम का जो वेट होता है यही क्या दे दिया गया भैया? यही 1 AMU के बराबर दिया गया। इसका मतलब ये कि 1 AMU का मतलब क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इस चीज़ को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द कन्वर्जन, AMU से ग्राम में कन्वर्जन। जैसे आप लोग मिलीग्राम से ग्राम में कर रहे हो, वैसे ही एक कन्वर्जन और आपको याद रखना है आपसे, एंड दैट इज़ 1 AMU यानी कि कितना होता है वो? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर ये चीज़ आपको याद हो गई ना तो आपको सभी एटम के मास याद हो गए। सभी एटम के मास आपको बड़े आसानी से याद हो गए। देखिए कैसे याद होने वाले हैं। फॉर अ स्पेसिफिक आइसोटोप, है ना, अभी आइसोटोप वर्ड क्या होता है हम आगे सीखेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन एटम इज AU। अब जिस तरीके से हम लोगों ने AMU को डिफाइन किया, ऐसे ही AMU को नए तरीके से हम 1U भी लिखते हैं, ठीक है। तो 1 AMU ही आपके पास क्या होता है? बेसिकली 1U के बराबर होता है। इसमें U की फुल फॉर्म क्या होती है? U की फुल फॉर्म होती है भैया यूनिफाइड मास। दिस इज नोन एज यूनिफाइड मास। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 AMU इज इक्वल एन टू 1U। कुछ बुक्स के अंदर ये यूज़ किया गया है, कुछ बुक्स के अंदर ये यूज़ किया गया है ना। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी इसलिए हम U को लेकर आए। ऐसा ये है, ऐसा ये, दोनों सेम बातें हैं, बस नाम अलग अलग है, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का एटम का जो वेट होता है उसको बोला गया 1 AMU या फिर 1U, है ना। 1U बोलो या फिर 1 AMU बोलो, कितना होता है वो भैया? वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। अब किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उस सिंबल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है Z एटॉमिक नंबर, एक होता है A मास नंबर। तो वो जो A लिखा हुआ है उसी के आगे बस U लगा दो, उतने ग्राम का आपका क्या होगा भैया? एटम होगा। जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा होता है? 1 और 1। H के ऊपर क्या लिखा होता है भैया? H के ऊपर लिखा होता है यहाँ पर 1 और 1। तो जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है इतना ही इसका वेट होता है भैया। देखो 1 AMU, इतना ही इसका वेट होता है 1 AMU। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोले कि सर हाइड्रोजन का 1 1 है, इसके एक एटम का वेट कितना होता है? कितना बताओगे आप? 1 AMU बताओगे। कोई आपसे बोले कि सर हीलियम है 2 और 4 होता है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा भैया 4 AMU।
कोई आपसे पूछे कि लिथियम, लिथियम पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 7, तो जो भी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, इसी के आगे क्या लगा दो, आप लगा दो भैया AMU, ये इसके एक एटम का अप्रोक्सीमेटली वेट आ गया। सर ये वेट तो AMU के अंदर आया है, अगर आपको ग्राम में चाहिए तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो यार, क्योंकि आपको पता है ना कि एक AMU किसके बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसे कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, 4 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻24, इसे कैसे सिंपलीफाई कर सकते हो, ये बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब कोई चाहे तो यहाँ पर ग्राम की बजाय केजी भी ला सकता है, इंटू में 10⁻³ और लगा दो, कन्वर्जन बन जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं कि मैंने AMU से मास को ग्राम में चेंज कर दिया। अब ग्राम में लिखना कितना डिफिकल्ट है ना, कैसे लगाना पड़ेगा, पावर लगानी पड़ेगी, हालांकि AMU के अंदर हम इजीली लिख पाते हैं, इसीलिए AMU यूनिट का जो है वो निर्माण हुआ, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, मान लो कार्बन लिखा होता है 6 और 12 लिखा होगा, तो कोई पूछेगा भैया कार्बन के एक एटम का वेट कितना है, तो आप सीधा क्या देखो भैया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो क्या वेट होगा इसका 12 AMU। कार्बन के एक सिंगल एटम का वेट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो किसके अंदर मेजर करोगे, AMU के अंदर मेजर करोगे, या फिर U के अंदर मेजर कर सकते हो। आप इसी चीज़ को 7U भी बोल सकते हो, आप इसी चीज़ को 112U भी बोल सकते हो। अगर आपको चाहिए वेट ग्राम में, तो ग्राम में कैसे निकालोगे भैया, ग्राम में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, 7 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे कैसे करोगे आप लोग, इसे करोगे 12 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप इनको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक एटम का वेट AMU के अंदर ही चाहिए, तो बस जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को दोबारा से ऐसे लिख दो। ये भी केमिकल सिंबल की एप्लीकेशन होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, वर्क एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि भैया मान लो कि एल्यूमिनियम का सिंबल ये है, कोई आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम के एक सिंगल एटम का वेट कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ सिंगल एल्यूमिनियम एटम, तो आप ये देखो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है 27, तो कितना वेट होगा 27U, दैट्स इट। कोई बोले कि सर ग्राम में कन्वर्ट करो भैया, तो कर सकते हो। एक U कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 27U कितना हो जाएगा 27 इंटू में दिस नंबर, मल्टीप्लाई करो, इतना ग्राम में आ गया। अब ग्राम में रिपोर्ट करना आसान है या फिर U में रिपोर्ट करना आसान है, ऑब्वियसली U में रिपोर्ट करना आसान है। और U में कैसे करोगे, बस सिंबल को देख के करोगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बड़े सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मास नंबर गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, ये कोई एग्जैक्टली इसका इतना वेट नहीं होगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अप्रोक्सीमेटली आप इसको लेकर चल सकते हैं, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। ये हमारी एप्लीकेशन नंबर 4 है, दैट इज़ बेसिकली मास ऑफ वन एटम। एक सिंगल एटम का वेट बहुत कम होता है। अगर वेट बहुत कम होता है तो उसके लिए हमें एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं AMU, या फिर U भी आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो। U को बोलते हैं यूनिफाइड मास, U को हम क्या बोलेंगे, यूनिफाइड मास। इसको हम लोग इस तरीके से भी लेकर चल सकते हैं। तो ये है हमारी एप्लीकेशन नंबर 4। अच्छा, इसी के अलावा ना इसकी एक एप्लीकेशन नंबर 5 भी होती है, जहां पर हम मोलर मास को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपको निकालना सीखा कि क्या होता है मास ऑफ वन एटम, आपको चमका, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो भैया सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। लाइक करने के साथ साथ आप लोगों को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर मिस ना कर सको। इसी के अलावा ना इसकी एक और एप्लीकेशन होती है, उसे बोलते हैं मोलर मास। हालांकि मोलर मास अभी आप लोगों को निकालना नहीं आएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली थोड़ा सा मोल को ज़्यादा देखेंगे, लेकिन हल्का फुल्का सा आप मोल को यहाँ पर भी देखो भैया। क्या होता है मोल? मोल इज़ अ काउंटिंग यूनिट। मोल क्या होता है भैया? मोल इज़ अ काउंटिंग यूनिट, जस्ट लाइक डजन एंड पेयर। जैसे आप सबने सुना होगा भैया कि एक डजन का मतलब क्या होता है भैया? 12 ऑब्जेक्ट। एवरीडे लाइफ में हम लोग डजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं विद बनानास, कि भैया 1 दर्जन के लिए दे दो, 2 दर्जन के लिए दे दो, है ना। लेकिन 1 दर्जन तो कुछ भी हो सकता है। कोई आपसे बोले कि 1 दर्जन सेब, मतलब क्या होगा? 12 सेब। कोई आपसे बोले 1 दर्जन पेन, तो मतलब 12 पेन। 1 दर्जन स्मार्ट बोर्ड, मतलब 12 स्मार्ट बोर्ड। ऐसे ही 1 दर्जन एटम मतलब 12 एटम्स, है ना। लेकिन एक्चुअली के अंदर ना एटम्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। और एक बेसिक नंबर डिफाइन किया गया 1 मोल, है ना। एक वर्ड डिफाइन किया गया भैया मोल,
केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, बिना इसके केमिस्ट्री आगे नहीं पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर मोल का बहुत 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 यूज़ है। क्या मतलब होता है भैया एक मोल का? जैसे एक डजन का मतलब होता है 12 ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की बात करोगे वो टोटल 12 होने चाहिए, है ना। एक डजन पेन 12 पेन, एक डजन टेबल 12 टेबल, दैट मीन्स एक डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स। सेम उस तरीके से एक मोल का मतलब होता है 6.023 या फिर 22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत 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 सारे पार्टिकल्स होते हैं भैया ये 10 की पावर 23। आप ये समझिए भैया कि 6 के आगे 23 जीरो हैं, बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना। जब भी आप बात करते हो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 10 12 15 100 नहीं होते, है ना। जिसके लिए हम लोग डजन का वर्ड इस्तेमाल कर ले, पेयर का इस्तेमाल कर ले, सेंचुरी का इस्तेमाल कर ले, नहीं भैया वो 100 से भी ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी के लिए एक नया नंबर डिफाइन किया गया, उसे बोलते हैं भैया 1 मोल। एक मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। देखो भैया बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब एक और बात और समझो, मान लो कि इतने सारे पार्टिकल में एक पार्टिकल का जो आपके पास मास था वो बहुत कम था, जो कि आपने AMU के अंदर मेज़र किया, जो कि आपने U के अंदर मेज़र किया, क्योंकि एक एटम का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, एक एटम का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए उसके लिए आपने एक बनाई यूनिट, दैट इज़ AMU। लेकिन जब एटम्स ही बहुत सारे हो जाएंगे तो इसका भी मास बहुत कम है, इसका भी 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 कम है, लेकिन अब ये टोटल मिला के बहुत सारे हो गए। तो अगर ये बहुत सारे हो जाते हैं तो अब जो इनका मास होता है वो बेसिकली एक सिग्निफिकेंट नंबर निकल के आता है, वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का मास बन जाता है। आप ये समझिए एक मोल एटम का मास इस स्टाइलस के मास के बराबर पहुंच जाता है, और स्टाइलस का वेट आप लोग ग्राम में मेजर करते थे। तो एक मोल एटम्स यानी कि इतने सारे एटम्स अगर आपके पास होंगे तो उसका मास ऑब्वियसली कहाँ पहुंच जाएगा भैया, ग्राम के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो मोलर मास को भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हालांकि मोलर मास का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत बाद में करेंगे, अभी करेंगे भी नहीं, अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते भी नहीं है, छोड़ देते हैं इस वाले पार्ट को। लेकिन क्योंकि केमिकल सिंबल को देख के आप जस्ट निकाल सकते हो, तो इसीलिए बस मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास एक सिंबल है ना, हम एक सिंबल यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉस्फोरस का सिंबल दे रखा है उसका, ये रहा आपके पास सिंबल है। फॉस्फोरस के नीचे क्या लिखा हुआ है भैया 15, ऊपर क्या लिखा हुआ भैया 31। तो इस सिंबल को देख के आप क्या क्या निकाल पाएंगे? सबसे पहले आप निकाल पाएंगे यहाँ से कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो आप कहोगे सर जो नीचे लिखा हुआ है ना उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। उसके बाद अगर ये एटम न्यूट्रल है तो इसमें इतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कोई आपसे पूछे कि सर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे सर, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देंगे, 31 माइनस 15 कितना आएगा आपका आंसर 16, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा कोई आपसे पूछे कि सर एक एटम का वेट कितना होगा, एक एटम का वेट कितना होगा, तो आप कहोगे सर वो A इंटू में U होता है। मतलब फॉस्फोरस वाले केस में ऊपर नंबर क्या है 31, तो इसका मास कितना होगा 31 U होगा। एक एटम का वेट कितना हो गया 31 U। अब जरा आगे देखो, मान लो कोई आपसे बोले कि आपके पास इतने सारे एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, तो इसका वेट कितना होगा सर? यार एक एटम का वेट अगर A है तो इतने एटम में कितना होगा A इंटू में दिस नंबर। जैसे कोई आपसे पूछे कि भैया एक मोल फॉस्फोरस के एटम होते हैं आपके पास, तो उसका वेट आप कैसे निकालते? उसका वेट आप निकालते 31 U इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर से मल्टीप्लाई करते। तो एक जनरल मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पर देखो करके दिखा रखा है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास कोई भी इतने एटम होते तो इतने एटम का वेट क्या होता, A टाइम्स इतने एटम। अब आप U को ग्राम में कैसे बदलते हो, 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो एक काम करते हैं, इसी वैल्यू के अंदर U की जगह ग्राम में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखो, A एज इट इज रहेगा, ये नंबर एज इट इज रहेगा, और U की जगह क्या बन जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और अब जब मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 की पावर 23 है, 10 की पावर माइनस 24 है, ऑलमोस्ट कट जाएगा।
और 6.0 इंटू 1.6 ऑलमोस्ट 10 ही बनेगा। तो 10 इंटू में 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -24 है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो इनका मल्टीपल ऑलमोस्ट 1 के बराबर आता है। इनका मल्टीपल ऑलमोस्ट 1 के बराबर आता है। देखो जरा ध्यान से, इन दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर आता है। तो एक मोल का मास क्या बच जाएगा? ए का ए रहेगा, बस यूनिट यू की जगह जी आ गया। यूनिट क्या आ गया? यूनिट आ गया यू की जगह जी, यानी कि ग्राम बन गया। और कोई आपसे पूछे मोलर मास, तो वो होता है कि एक मोल का वेट ग्राम में, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल, एंड 1 ग्राम पर मोल ही इसका आंसर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं, कहानी खत्म करते हैं। मान लो कि आपका एग्जाम्पल बनता है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का ये आपके पास सिंबल है, नीचे क्या है 15, ऊपर क्या है भैया 31। तो एक एटम फॉस्फोरस के, एक सिंगल एटम का वेट कितना होगा भैया? 31 यू होगा। कोई आपसे बोले कि एक मोल फॉस्फोरस के एटम है, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं फॉस्फोरस के, बहुत ज्यादा एटम्स हो गए। इसका वेट कितना होगा? सर अगेन 31 ही होगा, बस यूनिट को चेंज कर देना, ग्राम कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। कोई आपसे पूछे कि सर मोलर मास क्या होगा फॉस्फोरस का, तो आप बताएंगे सर एक मोल का मास कितना होता है? 31 ग्राम होता है। तो मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। एक मोल का वेट ग्राम में, तो कितना निकल कर आएगा? 31 ग्राम पर मोल। कहने के लिए मैं आपको देखो 2-3 एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो कि मैं आपको कुछ सिंबल लिख के दूं, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूं कुछ सिंबल, लेट से कार्बन का 6 और 12, मैं आपको लिख के देता हूं सिंबल ओ का 8 और 16, और मैं लिख देता हूं लेट से सल्फर का लेट से 16 और 32। तो कोई आपसे पूछे, चलो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स होंगे, और भी एग्जाम्पल्स होंगे, तो यहीं पर ही आप एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। लेट से कि मेरे पास एग्जाम्पल है क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? 24 और 52। अगर एक एटम की बात की जाए तो ये आपके पास क्रोमियम का सिंबल दे दिया, तो एक एटम का वेट कितना होगा? 52 टाइम्स यू, 52 टाइम्स यू। यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सिंगल एटम का वेट काफ़ी कम होगा, तो मैं उसको यू के अंदर मेजर करूंगा। कोई मेरे से पूछे कि भैया एक मोल है मेरे पास मतलब एक मोल, बहुत सारे क्रोमियम के मेरे पास एटम है, तो अब उनका वेट कितना होगा? नंबर कितने हो गए, एटम कितने हो गए आपके पास? अब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो गए। इतने एटम का वेट कितना होगा? इतने एटम का वेट होगा भैया एग्जैक्ट 52, लेकिन यूनिट मैं क्या कर दूंगा बेसिकली? अब ग्राम कर दूंगा। यानी कि सिर्फ सिंबल को देख के बता रहा हूं एक एटम का वेट कितना और एक मोल ऑफ एटम का वेट कितना। दोनों चीजें सिंबल को देख के निकल जा रही है, दोनों चीजें, ठीक है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मोलर मास, तो क्या बन जाएगा? वही 52, यूनिट क्या बन जाए? ग्राम पर मोल। हालांकि इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा आगे करेंगे। अभी के लिए मोटी बात यह है कि अगर कोई एक एटम का मास पूछेगा, 1 इंडिविजुअल एटम्स, तो यूनिट क्या लगाओगे? यू लगाओगे। आगे नंबर क्या आएगा? ए टाइम्स यू। ए क्या है? मास नंबर। कोई आपसे पूछे मास ऑफ 1 मोल, एक मोल में क्या होते हैं? इतने सारे एटम होते हैं। इसका वेट कितना होता है? इसका वेट भी ए के बराबर आएगा, नंबर तो ए ही बनेगा, लेकिन यूनिट क्या लगाओगे बेसिकली? ग्राम। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मोलर मास, यानी कि मास पर मोल, एक मोल का वेट ग्राम में कितना होगा, तो वैल्यू तो वही ए होगी, बस यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? ग्राम पर मोल। सिर्फ यूनिट का ही खेल है, सिर्फ यूनिट के ऊपर ही आप लोगों को बेसिकली फोकस करना है। सीखा क्या हमने बेसिकली? आज हमने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं सीखी। हमने ये सीखा कि अगर ये मेरे पास एक केमिकल सिंबल है, तो इस सिंबल के अंदर दो चीज़ें हैं, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है क्या? मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर ये एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के बराबर ही होगा, यानी कि Z के बराबर ही होगा। न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करो, A माइनस Z। ये जो नंबर यहां लिखा हुआ है A, ये बड़ा कमाल का नंबर है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ X के एक एटम का वेट चाहिए तो वेट कितना होता है? AU। कोई आपसे बोले कि मुझे 1 मोल का वेट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? A ग्राम। कोई आपसे बोले कि इसका मोलर मास कितना है, तो कितना हो जाएगा? A ग्राम पर मोल।
और ये सब चीज़ें आप लोग केमिकल सिंबल को देख के ही बता पा रहे हैं। अब देखो सिर्फ मैंने पढ़ाया उससे काम नहीं बनेगा, मैं आपको देखो होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्विक चैलेंज दिया मैंने आपको, ये रहे आपके पास आज का होमवर्क है ना। सल्फर है 16 और 34 आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसके लिए सब कुछ निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो, इलेक्ट्रॉन्स निकालो, एक एटम का वेट निकालो और मोलर मास निकालो, और इसे ठीक तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। इससे समझ में आएगा कौन बच्चा रेगुलर लेक्चर देख रहा है। एंड साथ में आप सभी लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिस शीट दिया करूंगा, आप लोगों के पास बुक्स है लेकिन बुक्स में उतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर आपको हर एक लेक्चर के बाद दूंगा आपसे, ठीक है। जैसे कि आज आपको 5 अलग अलग स्लाइड्स मिलेंगी, ये आपके पास स्लाइड नंबर 11 है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनके प्रोटॉन्स फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, न्यूट्रॉन्स फिल करने हैं, एक एटम का वेट फिल करना है, मोलर मास फिल करना है, सब फॉर्मूलेज आज के मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। अलग अलग टाइप से आपको क्विज मिलेगी, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए एक अलग सा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर डी, 4 क्वेश्चन इस स्लाइड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक नए तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन बिलो हैज़ 1 और मोर मिस्टेक्स। इसमें मिस्टेक्स आप लोगों को फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर मिस्टेक है ना। इसी के साथ साथ ये देखिए भैया, इस टेबल को आप कंप्लीट करें थोड़ा सा और अलग, यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दे दिए, विच पेयर ऑफ एटम हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपको पेयर निकालना पड़ेगा। अरेंज ऑल 5 एटम्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो हमने सीखा है ना आज, जो हमने सीखा है वो ये 5 स्लाइड, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा, इन 5 स्लाइड के क्वेश्चन किए, तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्कशीट है जो मैं आप लोगों के लिए आज बनाकर भी लेकर आया हूँ। ये वर्कशीट आपको कहाँ पर मिलेगी भैया, तो उसके लिए आप लोगों को जो हमारी ऐप है उस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, एंड वहाँ पर जाकर आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के ऊपर वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा एनसीईआरटी चैंपियन कोर्स, वहाँ पर आपको ये वर्कशीट मिल जाएंगी और इन वर्कशीट को आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। ये वर्कशीट कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके RJ अकेडमी, सिर्फ इतना लिखना है RJ अकेडमी, ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको बाहर ही कोर्स मिल जाएगा एनसीईआरटी चैंपियन कोर्स क्लास 9th के लिए। तो उस क्लास 9th वाले कोर्स के ऊपर जाइएगा, वर्कशीट नाम का वहाँ पर आपको मिलेगा फोल्डर, वहाँ पर आपको आज के लेक्चर की स्लाइड्स और आपको जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे वो वहाँ मिल जाएंगे। आप उसे एक बार ज़रूर अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। आगे मिलेंगे फिर से नए लेक्चर के अंदर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।